So hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to do the questions of effective yield. Effective yield in the sense कि इसको बोलते हैं annualized yield. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता है वो पर एनम के लिए होता है. सिंपल सी बात है, आपको होल्डिंग पीरियड का रिटर्न निकालना है, देन उसको एनुअलाइज के लिए कन्वर्ट करना है, राइट. तो यही हम करेंगे क्वेश्चन, एंड 4 क्वेश्चन है, इसको फटाफट करते हैं, ठीक है. तो कुछ नया नहीं है, कुछ इसमें वाव नहीं है ऐसा, बट ठीक है, ये क्वेश्चंस दे के रखे तो हम इसको फटाफट करते हैं. हाँ, पर अब जैसे कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे सपोज़ करो कि भाई इन्वेस्टमेंट डेट जैसे आपकी 26/12 है, 26 दिसंबर, और उसकी जो मैच्योरिटी है वो 31 मार्च है. तो ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करते आना चाहिए. अब जैसे कि 26/12 का इन्वेस्टमेंट डेट है, तो 31 में से आपने 25 माइनस किया तो 6 तो आपके दिसंबर के हो गए, जनवरी के 31, फरवरी के आपने लिए 28, अब मार्च के लोगे जब आप 31 तो ऐसे 96 डेज़ हो जाएंगे, पर आपको 95 डेज़ लेने हैं. मतलब कि एक साइड का इंक्लूड करना है, एक साइड का इंक्लूड नहीं करना है, इस तरीके से है. चलो, यही सब देखते हुए अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं. चलो, म्यूचुअल फंड ABC, इन्वेस्टमेंट की डेट है 1/12/2003. पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं. तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 है. NAV एंट्री डेट पे 10.5 है, NAV आखिरी में 10.40 है. देखो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, 50,000 डिवाइड बाय 10.5 करोगे, आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स. तो 50,000 इंटू 10.5 किया तो मल्टीप्लाई करो 10.40 से, तो ऐसे केस में आपका आ जाएगा 49,523. तो 50,000 है आपका इधर, वो 49,523.81 हो गया आपका उधर, ठीक है. अब ये हो गया चेंज इन NAV, साथ ही साथ डिविडेंड आपको 950 रिसीव हुआ है, ठीक है. तो देखो आपका चेंज इन NAV जो नेगेटिव है वो है -476.19, पर जो आपको डिविडेंड मिला है वो है +950. तो ऐसे केस में 473.81, ये किस पे आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय आप 50,000 करोगे. तो ऐसे केस में जो परसेंटेज आएगा वो आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न आएगा, राइट. और वो जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है वो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का है. आपको 12 महीने का निकलना है, तो 12 महीने का आपका 3.79% होना चाहिए. अब समझो 1/12/2003, 1 सेकेंड, वो 3 महीने का नहीं, वो 4 महीने का है, ठीक है, वो 4 महीने का है. तब जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2.84% आपका कैलकुलेशन आएगा. तो इधर होल्डिंग पीरियड आपको डेज़ में निकालने हैं, और डेज़ में जब होल्डिंग पीरियड निकालते हो तो देखो कहीं कहीं क्वेश्चन में ओरिजिनल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, कहीं ले रहे हैं, तो हम तो लेंगे. चलो, तो ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट मैं इधर बोल देता हूँ कि हम इधर लेंगे, राइट. इधर मैंने आपको पहले बोला था कि हम नहीं लेंगे किसी क्वेश्चन में, पर किसी क्वेश्चन में है भी, तो ऐसे केस में आप ले ही लेते हैं, ठीक है, हम ले ही लेते हैं, ठीक है. कभी नहीं लेंगे तो हम वापस से इसको अमेंड कर देंगे, हम बी का कैलकुलेट करते हैं. अब होल्डिंग पीरियड आप डेज़ में निकालना, ठीक है. इधर जैसे कि हमने 4/12 करा, बेटर है कि आप डेज़ में निकालो. इस टाइप की जब टेबुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन है तब आप होल्डिंग पीरियड डेज़ में निकालो, राइट. चलो करते हैं. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे 1 लाख है, ठीक है. 1 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 10.10, ठीक है. 1 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 10.10, ये चेंज इन NAV हमारा 1,000 हो गया. साथ ही साथ 1500 हमको डिविडेंड में मिल रहा है, तो 2500 हो गया. 2500 डिवाइड बाई 1 लाख, ठीक है. ये हमारा रिटर्न हो गया, इंटू 100 करोगे तो 2.5 जो है हमारा रिटर्न हो गया. अब ये रिटर्न कितने पीरियड का है, 2.5%. ये 31 जनवरी, फरवरी, राइट, और मार्च 31, तो ऐसे केस में 90 डेज़ हो रहे हैं. तो ठीक है, तो 2.5 डिवाइड बाई 90 इंटू 365, ये हो गया हमारा 10.14%. चलो, ये हो गया. सी का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वही है 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 9.80, ठीक है. ये 49,000 हो गया. 1,000 का नुकसान, ये 1,000 का नुकसान डिवाइड बाई 50,000, ये हो गया 0.02, मतलब 2% का नुकसान. अब 2% का नुकसान 31 दिन के लिए, ठीक है. तो 2% का नुकसान 31 दिन के लिए. तो ठीक है, करो कैलकुलेट. 2 डिवाइड बाई 31 इंटू 365, 2 डिवाइड बाई 31 इंटू 365, क्या आ जाएगा आपका 23.54, मतलब कि 24% आ जाएगा. तो आपको इफेक्टिव यील्ड निकालने को बोला है, आपने इफेक्टिव यील्ड निकाल लिया. और इफेक्टिव यील्ड हमेशा पर एनम रहता है, अगर नहीं भी बोल के रखे तो हमको पर एनम ही निकालना है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है. सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ए ने इन्वेस्ट करा है 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में. वापस से वैसे ही कैलकुलेशन आएगा कि 1 लाख है डिवाइड बाई 10.30 करा इंटू 10.25 करा, यह आ गया 99,514.56. तो ऐसे केस में 485.44 का नुकसान.
और आपको जो है 2850 का प्रॉफिट माइनस 485.44 का नुकसान। ये 2364.56 का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 1 लाख करा आपने और इंटू 100 किया तो 2.636% आ रहा है। अब ये जो 2.36% है इसका होल्डिंग पीरियड क्या है, तो जैसे कि इसमें होल्डिंग पीरियड क्या आ रहा है 30 नवंबर के, 31 दिसंबर के, जनवरी के 31, फरवरी के 29, मार्च के 31। जैसे कि इसमें 152 दिन होते हैं, ठीक है। 2.36 इंटू 365 ये ऐसा करो तो 5.67% आ रहा है आपका। चलो बी का कैलकुलेट करो तो देखो बहुत ही ईजी है। 2 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे, चलो नंबर ऑफ़ यूनिट 20,000 है, ठीक है, इंटू 10.15 करा 2,03,000, ये 3,000 का प्रॉफिट, 4.5 का इधर प्रॉफिट, 7,500 हो गया। 7,500 जो है 7,500 डिवाइड बाय 2 लाख करो, यह आया आपका इंटू 100 करो तो यह आया आपका 3.75%। ये 3.75% जो है ये होल्डिंग पीरियड का था, और जब आप एनुअलाइज यील्ड निकालोगे तो 22.81% आपका यील्ड आ जाएगा, राइट। इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है, कि 1 सेकेंड, चलो तीसरे का भी निकालते हैं। देखो अभी तो हमने नीचे कुछ पढ़ा ही नहीं, डेटा दे के रखे और हम निकाल रहे हैं कि 2 लाख है, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा, इंटू 1 सेकेंड ये कर रहे हैं ना हम, ये कर रहे हैं, ठीक है। 2 लाख इंटू 10 पॉइंट डिवाइड बाई 10.10, यह आया हमारा 19,801.98, 19,801.98। इसको मल्टीप्लाई करा 10 से, ठीक है। अब देखो तो 1980.2 का नुकसान है, 1980.2 का नुकसान है, ठीक है। ये होल्डिंग पीरियड का नुकसान है, राइट, ये होल्डिंग पीरियड का नुकसान है, और होल्डिंग पीरियड कितना है 31 दिन का, ठीक है। तो डिवाइड बाई 31 इंटू 365 ये हो गया हमारा 11.66%। तो ले देखिए हमने जो है एक तरीके से इफेक्टिव यील्ड ही निकाला है, ठीक है, हमने इफेक्टिव यील्ड निकाला है। अब क्वेश्चन अच्छा आएगा, क्वेश्चन इन द सेंस अच्छा इसलिए आएगा क्योंकि अब वो स्पेसिफिक कट टू कट चीज़ें पूछेगा, आपको वो बताना है। देखो समझो, ये पूरी डिटेल आपको दे के रखी है, ठीक है, पर अब वाई ने ना अपने डॉक्यूमेंट मिसप्लेस कर दिए, ठीक है। अब इसको हेल्प करो, हेल्प हिम इन फाइंडिंग द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर एसर्टेनिंग द फॉलोइंग, कि पहले आप ये सब एसर्टेन कर लो, फिर आप जो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बता देना। तो आपको एसर्टेन क्या करना है, जो एसर्टेन करना है वो सारी डिटेल आप लिख लो कि यूनिट्स, NAV, यील्ड, डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। अब समझो जब 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख है और नंबर ऑफ़ यूनिट ओपनिंग ये है, ओपनिंग NAV, तो यूनिट्स तो आप निकाल लो। तो 2 लाख डिवाइड बाई 10.3 तो 19,417.48 आया, 19,417.48 आया, ठीक है, ये यूनिट सही। फिर 4 लाख डिवाइड बाई 10.10 ये आया 39,603.96 आया। चलो 2 लाख डिवाइड बाई 10 करा तो 20,000 आया, ठीक है। NAV, अभी टोटल NAV का मतलब क्या है, टोटल NAV ये अपने से ओपनिंग पूछ रहा है कि क्लोजिंग पूछ रहा है। देखो अभी तो अपने से क्लोजिंग पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि ले दे के शायद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की डेट पता करनी है। अभी अपन टोटल NAV, वैसे ओपनिंग की भी निकाल ही सकते हैं, राइट। अब ओपनिंग NAV क्या होगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को टोटल करके ओपनिंग NAV आ जाएगा, बट टोटल NAV वो एक तरीके से पूछ रहे हैं कि बाद का। तो ठीक है, ये जो भी आपने निकाले 19,417.48, इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, इसको मतलब 10.25 से मल्टीप्लाई करो, इसको 39,603.96 को मल्टीप्लाई करो 10 से, फिर आप मल्टीप्लाई करो 10.20 से, तो ऐसे में आपका NAV आ गया। अब आपको यील्ड कैलकुलेट करना है। यील्ड मतलब इफेक्टिव यील्ड, मतलब कि साल भर का। पर क्या बोला है, टोटल बोला है, मतलब रुपी, ठीक है, टोटल मतलब बोला है तो रुपी। तो NAV का डिफरेंस, ठीक है, और साथ ही साथ जो डिविडेंड है ये कर लो। तो ऐसे केस में आप पूरा यील्ड कैलकुलेट करोगे, तो कि हर एक स्कीम का कैलकुलेट करोगे वैल्यू, फिर टोटल कैलकुलेट कर लोगे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब नंबर ऑफ़ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, अब ज़रूरी है कि तुम्हारा इतना ये जो यील्ड है, इसके हिसाब से आप मुझे बताओ कि कितने डेज इन्वेस्टमेंट इसने हेल्ड करके रखा हुआ है। तो पहले आपका टोटल यील्ड, मतलब कि मैं हर एक स्कीम की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इसका स्कीम का आया 5029.17, दूसरे का आया 3960.40, ठीक है, और एक आया 9,000,
राइट। तो समझो ये 5029.17 है, ठीक है। हम एक कैलकुलेट करते हैं भाई, ये जो 5029.17 है ये आप किस पे, या आप डिवाइड बाय, जब आपको परसेंटेज निकालना देगा तो आप किस पे निकालोगे, 2 लाख पे, ठीक है। ये 2 लाख पे निकालोगे, ये आपका आया होल्डिंग पीरियड, ठीक है। इसको फिर इंटू 100 करोगे तो आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा, तो आप डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड लेकर मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 365, अगर ये 365 दिन है तो, ठीक है, ठीक है। और इक्वल टू 9.66, मतलब इक्वेशन ये रहेगी कि 5029.17 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आपका रिटर्न आ गया। पर डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 365, ये आपका होल्डिंग पीरियड का यील्ड आ जाएगा, राइट। अब आपको होल्डिंग पीरियड के लिए इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसी केस में आपका होल्डिंग पीरियड जो आएगा वो 95 आएगा। व्हाट डज इट मीन? 95 का मतलब ये है कि 95 डेज़ का होल्डिंग पीरियड था। अगर आपका 31 दिन 18 है तो 95 में से 31 माइनस करो, ठीक है। फिर आप जो है 28 माइनस करो, ठीक है। फिर आप जो है और 31 माइनस करो, ठीक है। अब 5, मतलब ऐसे केस में आपको 26 दिसंबर 26 दिसंबर आपकी डेट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो 26 दिसंबर आपकी डेट होनी चाहिए। ये आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और आपका आंसर 26 दिसंबर ही आया, ठीक है, ठीक है। तो देखो यील्ड की बात है तो हर स्कीम का आपको यील्ड कैलकुलेट करना है अमाउंट में, हर स्कीम का आपको यील्ड कैलकुलेट करना है अमाउंट में, ठीक है। आपने अमाउंट में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर लो। फिर उसके बाद आप पूरा का पूरा अमाउंट और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हुए कैलकुलेट कर लेना। और ये यील्ड जो बोल रहे हैं ना, इधर आप जो है इफेक्टिव यील्ड मत समझो, क्योंकि इफेक्टिव यील्ड तो दे के रखा है, तो ये होल्डिंग पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। चलो हम अगले स्कीम का देखते हैं। तो अगले स्कीम में जैसे कि म्यूचुअल फंड 4 लाख है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करें तो 4 लाख डिवाइड बाय 10.10, ये हमारी यूनिट आ गई 39603.96, ये हमारी यूनिट आ गई, ठीक है। अब टोटल NAV की बात करें तो NAV तो 39603.96 को हम मल्टीप्लाई करें 10 से ही मल्टीप्लाई करें तो 39603.96 आएगा। तो हमारा एक तरीके से, चलो ये आ गया, अब हमारा यूनिट्स आ गई, हमारा एंड में टोटल NAV आ गया। अब यील्ड की बात करते हैं तो यील्ड कैसे रहेगा, 4 लाख माइनस 396,039.6। ऐसे केस में जो है 3960 हमारा नेगेटिव है, 3960.4 हमारा नेगेटिव है। अभी 3960.4 डिविडेंड देख लो, 3960.4 आपका नेगेटिव है। क्या आपको डिविडेंड मिला है? तो नहीं, आपको डिविडेंड कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे केस में 3960.4 को मैं अगर 4 लाख से डिवाइड करूं, ठीक है, इंटू 100 करूं, तो ये होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आएगा, पर ये नेगेटिव में रहेगा। तो डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 365 इज इक्वल टू 11.66 आएगा, ठीक है। अब आप होल्डिंग पीरियड के लिए इसको सॉल्व कर लो। तो ऐसे केस में जब आपका होल्डिंग पीरियड आता है वो आता है 31। जब होल्डिंग पीरियड 31 डेज़ आ रहा है, मतलब कि 1 मार्च इसकी इन्वेस्टमेंट डेट अपन जो है 1 मार्च मानो, इन द सेंस कि 31 दिन 18 है। तो वंस अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे निकालना है, डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ये सब कैसे निकालना है। देखो होल्डिंग पीरियड यील्ड के बाद 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, फंड मैनेजर फ़ी और ड्यूरेशन। तो फंड मैनेजर फ़ी और ड्यूरेशन, इसके एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। देन इसके बाद जो है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो होंगे हमारे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड बोनस प्लान के एंड NAV कैलकुलेशन के, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। देखो फंड मैनेजर फ़ी के बारे में बताऊं तो मैं एक पर्टिकुलर नोटिंग है, वो नोटिंग मैं आपको बताता हूँ। फंड मैनेजर फ़ी में 2 फीस होती है, एक तो बेस फीस और एक इंसेंटिव फ़ीस। बेस फीस जो होती है ना, वो ओपनिंग बेस फीस और इंसेंटिव फीस, ये जो बेस फीस कैलकुलेट होती है वो परसेंटेज, मतलब कि वो ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट पे होती है। मतलब कि ओपनिंग में दिन की शुरुआत में आप ओम का जाप करो तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है। तो दिन की शुरुआत ओपनिंग, उसमें ओम का जाप करो, AUM असेट अंडर मैनेजमेंट, इसका जाप करो। तो दिन की शुरुआत ओपनिंग AUM, ठीक है, उस पर आप परसेंटेज लगाओगे तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तो आपकी बेस फीस होगी। और जो इंसेंटिव फीस होगी वो इंसेंटिव फीस अलग होती है। इंसेंटिव फीस क्या होती है कि सपोज़ करो कि आपका एक बेंचमार्क है कि म्यूचुअल फंड इतना अर्न करेगा और इससे ऊपर अगर अर्न करता है तो ऐसे केस में आपको जो है वो जो एक्सेस है वो एक्सेस का एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिलता है, ठीक है।
अब देखो एक क्वेश्चन है कि जैसे कि ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट है, सपोज करो 20 करोड़, तो जो बेस फीस है तो ओपनिंग में ओम, ठीक है, बेस फीस 10.10% है, तो 20 करोड़ का 0.10% होगा 0.02 करोड़। चलो 0.02 करोड़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया एक तरीके से 2 लाख। इंसेंटिव फीस कितना है आपका 2%। अब देखो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि इंसेंटिव फीस विल बी लिंक्ड टू ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर। एक वो ग्रॉस रिटर्न से लिंक्ड है, तो ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर वो भी इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू। तो जो पोर्टफोलियो की एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उससे ज़्यादा अगर आपका ग्रॉस रिटर्न है तो आपको मिल जाएगा इंसेंटिव फीस 2%। अब पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू क्या 21 करोड़ और आपका ग्रॉस रिटर्न क्या है 29%। अब देखो 20 करोड़ पे आप 20 करोड़ प्लस 29% करोगे तो आपका 25.8 आता है। पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू क्या 21, तो ग्रॉस रिटर्न इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो इन एक्सेस कितना हुआ 4.8 का 2% किया तो 0.96 आया, मतलब कि 9600 तो ये 0.096 आया, ठीक है 0.096 आया और ये 0.02, तो इस तरीके से आपकी फ़ीस ये कैलकुलेट हो गई। दूसरा भाई सपोज़ करो कि ग्रॉस रिटर्न है -1.8%। अब -1.8% है तो समझ ही जाओ ना कि आपको इंसेंटिव फ़ीस तो मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि इंसेंटिव फ़ीस तो क्या है 20 करोड़ पे जो है, अगर वो 20 करोड़ पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू 21 करोड़ है, 21 करोड़ से ज़्यादा होता है तो तब आपको इंसेंटिव मिलता है। अब इधर तो वैसे ही 20 करोड़ है और ऊपर से ग्रॉस रिटर्न नेगेटिव हो गया तो आपको इंसेंटिव तो मिलेगा नहीं, तो आपको बेस फीस से ही खुश होना पड़ेगा। तो ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट हमारा 20 करोड़ है, 20 करोड़ में 0.10%, 0.02 से आप खुश रहो, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा। तो समझो जब आपको नेट रिटर्न निकालना पड़ेगा, जैसे NAV1 माइनस NAV0 डिवाइड बाय NAV0, तो ये जो है NAV1 में से ये फंड मैनेजर की फ़ीस है वो भी माइनस करना, राइट NAV, ठीक है। तो ये सब का ध्यान रखना है कि NAV जो आ रहा है उसमें फंड मैनेजर की फ़ीस माइनस करना अपने को। तो जब आप ये बेस समझ चुके हो, ठीक है, फंड मैनेजर फ़ी कैसे कैलकुलेट होता है, तो क्यों ना अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं कि ANP प्लान एक हेज फंड है और जिसका करंटली हैज़ असेट्स 20 करोड़, तो ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट 20 करोड़ है। एक्स जो मैनेजर है और फंड चार्जेस फिक्स्ड फ़ी, ठीक है, उसका एक फिक्स फ़ी है 0.10%, एंड इन एडिशन ही चार्जेस इंसेंटिव बोनस फ़ी 2%। तो बोनस क्या है 2%। बोनस विल बी लिंक्ड, जो मैंने आपको बताया था वही पूरा क्वेश्चन है कि बोनस क्या है लिंक्ड, किससे लिंक्ड है क्रॉस रिटर्न ईच ईयर। जो रिटर्न किसके एक्सेस है पोर्टफोलियो के एक्सेस में, तो ग्रॉस रिटर्न इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो उससे ये लिंक्ड है, ठीक। अब देखो द मैक्सिमम वैल्यू द फंड अचीव्ड सो फार सिंस स्टार्ट ऑफ द फंड, तो जो मैक्सिमम वैल्यू जो है जो फंड ने अचीव करा है स्टार्टिंग के बाद से वो है 21 करोड़, ठीक है। तो क्या है कि रिटर्न आपका पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि लिखा है ना इन एक्सेस, तो रिटर्न आपका पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो जो एक्सेस है उसका कुछ परसेंटेज आपको रहेगा, ठीक है। तब देखो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फी पेबल, आपको फ़ी पेबल कंप्यूट करना है इफ़ रिटर्न ऑन द फंड टर्न्स आउट टू बी 29%। जब रिटर्न 29% होगा तो समझो 20 प्लस 29% वो होगा 25.8। पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू तो 21 है तो 4.8 हो गया, 4.8 का 2% ये हो गया 0.096। और जो बेस फीस है, ठीक है, फिक्स्ड फ़ी है, ठीक है, ये जो फिक्स्ड फ़ी है, राइट, वो 0.10 है, तो 0.10 वो 2 करोड़ का निकलेगा तो 0.2 हो गया वो, ठीक है। तो 0.2 प्लस 0.096 हो गया 1 सेकेंड, वो 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 0.10% तो 0.02 हो गया, और 0.02 प्लस 0.096 ये हो गया हमारा 0.116, ठीक है। चलो अगला 4.5% बढ़ा, तो 20 प्लस 4.5% बढ़ा तो 20.9 हो गया। अब जो 20.9 है वो तो 21 से कम है, तो ऐसे केस में आपको फिक्स्ड फीस से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, जो कि है आपका 0.02, तो आपको 0.02 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और जब नेगेटिव रिटर्न हो तब भी आपको जो है 0.02 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फ़ी कैलकुलेशन। अब मैं NAV कैलकुलेशन की बात करता हूँ। भाई 20 करोड़ है आपका, ठीक है, तो जब 29% बढ़ा था तो 20 प्लस 29% ये हो गया हमारा 25.8। फिर जब 4.5 बढ़ा तो 20 प्लस 4.5% वो आपका बढ़ा 20.9।
फिर 1.8% से कम हुआ तो 20 माइनस 1.8%, वो हो गया हमारा 19.64। ठीक है, ये हो गया आपका NAV1। NAV0 तो ऑब्वियस सी बात है आपका 20 ही है। तो देखो पहले पॉइंट में देखो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फी पेबल, आपने जो है पर्टिकुलर फी पेबल तो निकाला, ठीक है। ठीक है, अब रिटर्न भी निकालना है, तो रिटर्न कैसे निकालोगे? 25.8 माइनस 20 माइनस 0.116, ये 5.684 आया, डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये आपका होल्डिंग पीरियड का रिटर्न है 28.42। ये तो उन्होंने करा नहीं है, पर ऐसे ही कैलकुलेट होगा। दूसरा जैसे कि आपका 20.9 हुआ माइनस 20, ठीक है, उसमें से माइनस करो 0.02, डिवाइड बाय आप करो 20 इंटू 100 करो, तो 4.4% आएगा, वो आपका होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आएगा। चलो अब हम जो है अगला एक आखिरी क्वेश्चन है ड्यूरेशन का, वो ड्यूरेशन का आखिरी क्वेश्चन करके हम जो है इस वीडियो को ओवर करेंगे, क्योंकि सारे मिसलेनियस कंसेप्ट ओवर हो जाएंगे, मतलब कि जो भी कंसेप्ट है वो ओवर हो जाएंगे। फिर NAV कैलकुलेशन एंड डिविडेंड और बोनस प्लान के ही क्वेश्चन बचते हैं। अब देखो, ब्लूटूथ म्यूचुअल फंड इज प्लानिंग टू फ्लोट अ फिक्स्ड वन सेकेंड, ब्लूटूथ म्यूचुअल फंड इज प्लानिंग टू फ्लोट अ फिक्स्ड इनकम फंड। तो प्लानिंग टू फ्लोट, इनका कुछ फिक्स्ड इनकम फंड है 100 करोड़ का, ठीक है, इसको वो फिक्स से फ्लोटिंग में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग टू फ्लोट अ फिक्स इनकम फंड 100 करोड़ का एज ऑन 1 जनवरी, ठीक है, फॉर अ टर्म ऑफ, ठीक है, फिक्स से फ्लोट पे ले जा रहे हैं 7 साल के लिए। इफ द टारगेट ड्यूरेशन ऑफ फंड इज 5.5 ईयर, फिक्स से फ्लोट पे ले जा रहे हैं 7 साल के लिए विद अ टर्म ऑफ 7 ईयर, पर टारगेट ड्यूरेशन है 5.5 साल का, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 8%, देन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट कैन अर्न एनुअली ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। देखो क्वेश्चन कुछ अलग ही है, फिक्स से फ्लोट पे जा रहे हैं, ठीक है, ये 1 तारीख को जा रहे हैं 7 साल के लिए, टारगेट ड्यूरेशन 5.5 साल है, ठीक है। जैसे कि ये अपना वो होता है ना बॉन्ड में जो होता है ड्यूरेशन, बॉन्ड ड्यूरेशन, वैसे ही कि 7 साल के लिए है, पर इनका टारगेट ड्यूरेशन 5.5 है और इनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 8% है। देन डिटरमाइन कि आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, टू बी अर्न एनुअली, ठीक है। तो आप कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करोगे एनुअली, तो सपोज करो एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है एनुअली अर्न कर रहे हैं, राइट। तो एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और 8% है, ठीक है। एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और 8% है, डिस्काउंटिंग कर लो, तो 1 डिवाइड बाई 1.08, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल हो गए, GT कर दो, तो x इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 8% फॉर 7 ईयर, ठीक है, तो x इंटू 5.2064, पर ये जो x अमाउंट है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट हैज़ टू अर्न एनुअली ऑन नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिफरेइंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये जो x है ना, ये आफ्टर डिफरेइंग आपको नेट इन्वेस्टमेंट पे करना है, आफ्टर डिफरेइंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 10%। तो देखो इधर हमको जो है एक ड्यूरेशन कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो ड्यूरेशन निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, 1 सेकेंड, जहाँ पे देखो आपके पास इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट रहता है, ठीक है, ऐसे ही आपका रिडम्पशन वैल्यू रहता है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रहता है और ईयर्स रहता है। तो इंटरेस्ट, ईयर्स, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब आप क्या करते हैं, वेट्स निकालते हैं। सी ईयर्स थे, इंटरेस्ट थे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ईयर्स थे, कैश फ्लोज थे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली, आप जो है इसके अकॉर्डिंग वेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो आपने वेट्स निकाले, फिर ये इन वेट्स इंटू ईयर करते हुए टोटल निकाला, ये आपका ड्यूरेशन आ गया। तो देखो आपका ईयर थे, आपका कैश फ्लोज थे, तो आपने क्या किया कि कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए फिर आपने जो है एक वो कर दिया, क्या कर दिया आपने, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद वेट्स निकाल दिए। तो कैश फ्लोज पता होना जरूरी, तब जाके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे एंड तब जाके जो है आप वेट्स निकालोगे। पर समझो आपके पास कैश फ्लोज ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, तो देखो इधर ऐसा है, ईयर है, कैश फ्लोज है, राइट, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, ठीक है। अब कैश फ्लोज तो हमारे पास, ठीक है, कैश फ्लोज हमारे पास नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। तो ऐसे केस में अब देखो पहले तरीके में कैश फ्लो तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के बाद आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते थे, फिर उसका वेट करते थे। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, ठीक है,
ये इंटरेस्ट को आप प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, चलो प्रेजेंट वैल्यू भी आपने निकाला, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर आपको जो है वेट्स क्यों निकाल रहे हो, आप वेट्स नहीं निकाल पाओगे, तो आप प्रेजेंट वैल्यू को ही ईयर से मल्टीप्लाई कर दो ना, जैसे कि ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब कि इसके पहले वाली मेथड में हम प्रेजेंट वैल्यू क्या उसके बाद वेट्स निकालते थे, एंड वेट्स इनटू ईयर कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भैया तुम प्रेजेंट वैल्यू का वेट ही मत निकालो, तुम प्रेजेंट वैल्यू को ही डायरेक्ट ईयर से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कर लो। तो देखो एक तरीका होता है कि प्रेजेंट वैल्यू के बाद आप प्रेजेंट वैल्यू वेट्स करते हो, तो प्रेजेंट वैल्यू वेट्स को आप ईयर से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल आता है, ये आपका ड्यूरेशन आएगा। इधर ये क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू के वेट्स मत निकालो, आप प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कर लो। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। आपके पास एक्स करके इंटरेस्ट है 4, 5, 6, 7वें साल भी आपको एक्स मिलेगा, पर याद रखें 7वें साल आपको जो है 100 भी मिलेंगे, तो 100 प्लस एक्स हो गया एक तरीके से। फिर आपके पास ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर आपको दिए हुए रहेंगे, मतलब कि 8% के हिसाब से आप निकाल लो। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटू कैश फ्लोज हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया, ठीक है, उसको आपने ईयर से मल्टीप्लाई करा, ठीक। देखो जैसे क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीरियड है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखो दे के रखा है, ये कैश फ्लोज है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई। इस प्रेजेंट वैल्यू के वेट से निकालने, क्योंकि आप वेट्स निकाल ही नहीं पाओगे, तो इस प्रेजेंट वैल्यू को ही आप जो है ईयर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जब आपने इस प्रेजेंट वैल्यू को ही ईयर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू करा, तो प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से डिवाइड किया, ईयर से मल्टीप्लाई करा, ये टोटल आया, और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू करोगे इक्वल टू 5.5 होना चाहिए। और जब आप एक्स के लिए सॉल्व करोगे, तो एक्स आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो 9.31% आएगा। और ऑब्वियसली बात है कि जो आपने एक्स इंटरेस्ट रखा है, ये मैनेजमेंट फ़ीस को काटने के बाद का इंटरेस्ट होगा, तभी तो आपने एक्स रखा, ठीक है। तो ये 9.31 है मैनेजमेंट फ़ीस को काटने के बाद, तो मैनेजमेंट की फ़ीस कितनी है 10%, तो इस एक्स को 90% से डिवाइड करो, ठीक है। तो 9.31 को 90% से डिवाइड करोगे तो आपका 10.34% ये आपका रिटर्न आ जाएगा। देखो आपने करा क्या, आपके पास 7 ईयर्स थे, आपके पास कैश फ्लोज थे, तो पहले 6 साल तो आपके पास एक्स था, 7वें साल आपका 100 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। अब आपने जो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर लिया, एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब प्रेजेंट वैल्यू का वेट्स तो आप निकालने से रहे, तो आप वेट्स इनटू ईयर कर देते, तो आपने उस प्रेजेंट वैल्यू को ही ईयर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो जब आपने प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो इसका टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो ये जो आएगा ये पर्टिकुलर आपका आएगा ड्यूरेशन, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपका 5.5 से मैच हो रही थी। फिर आप एक्स के लिए सॉल्व करोगे, इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट डिवाइड बाय 90% करोगे, क्योंकि 10% मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो फिर ऐसे में जो है आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन है, इसको हमने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। कल को जब हम नोट्स रिवाइज़ करेंगे तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा। बस एक पॉइंट ये याद रखना कि जो हमारा जो ये बोल के रखा है 10% मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, ये ऐसा है कि अगर आप हर इंटरेस्ट में से हर उस जो एक्स आपका जो इंटरेस्ट है उसको 90% कर रहे हो, मतलब कि आप जो भी इंटरेस्ट कमा रहे हो उसमें से मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर आपका कैश फ्लोज आ रहा है, तो ये मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो 10% है वो हर इंटरेस्ट से आप जो है करोगे, हर कैश फ्लो से हर मैनेजमेंट इंटरेस्ट माइनस होगा। तो एक तरीके से एज्यूमिंग मैनेजमेंट इंटरेस्ट डिडक्ट फ्रॉम ईच कैश फ्लोज, राइट। तो इस अजम्पशन से क्वेश्चन हुआ है, और इस तरीके से हमने जो है ये टॉपिक जो होल्डिंग पीरियड इफेक्टिव यील्ड था, देन ड्यूरेशन एंड देन फंड मैनेजर फ़ी, ये 3 टॉपिक हमने इधर ओवर करे हैं। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कर लो लाइक यार, और कर लो सब्सक्राइब द चैनल, मतलब कर लो सब्सक्राइब, कमेंट्स कर दो, कभी कुछ आपको लगे ऊपर नीचे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप देखो कितने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, कुछ बेटरमेंट के लिए ही कमेंट कर दो कि कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बेटर अपडेट्स देने हैं, तब
तो आप कमेंट करो बाकायदा, सब्सक्राइब करो। आपकी न्यूज़ फीड में पता है मुझे कि आपकी न्यूज़ फीड में फिर आप सब्सक्राइब करोगे तो कभी कभी आएंगे, पर आपको पता है कि स्क्रॉल करने में देरी कितनी लगनी है। आपको नहीं देखना तो आप मत देखना, जब आपको देखना तब तो आप देख सकते हो ना। तो ऐसे केस में सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि देखो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इन द सेंस कि एक मोटिवेशन रहेगा कि चलो कोई ना कोई देख रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। आपकी न्यूज़ फीड में आएगा तो आप इसको स्क्रॉल कर लेना, आगे बढ़ जाना। एट द एंड जब आपको इंटरटेनमेंट करना है तो आप इंटरटेनमेंट ही करना, जब आपने सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे वो मेरे को मोटिवेट करेगा, आपको कम से कम हिट करते रहेगा कि चलो ठीक है, सीए के हमारी एग्ज़ाम है, हमको उसका भी पढ़ना है, ये नए क्वेश्चंस को भी हमको टच करने हैं, ये सब चीज़ें भी रहती है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है फर्दर एनएवी कैलकुलेशन एंड डिविडेंड एंड बोनस प्लान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाय।